नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और उस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो है उस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है और इसी संविधान का प्रीएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए बराबरी और न्याय का अधिकार देती है। और यही कानून और संविधान हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि बिना सबूत आरोपी छूटने के कानूनी प्रावधान क्या है। इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या आपके जहन में है तो भी आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं कि बिना सबूत के आरोपी छूटने के क्या कुछ प्रावधान हैं, और इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमारे साथ जुड़ें। साथ ही अगर कोई और कानूनी पेचीदगी आपको सता रही है, कोई परेशानी आपको दो चार होना पड़ रहा है उससे, तो आप हमारे साथ जुड़ें। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, इन नंबर्स पर आप हमें कॉल करें और अपना सवाल आप हमसे कर सकते हैं। तो बिना सबूत के आरोपी छूटने के प्रावधान के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं के शर्मा जी, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। स्वागत है शर्मा जी आपका। और कुमार संभव जी हमारे साथ, अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के मौजूद हैं। कुमार संभव जी आपका भी बहुत स्वागत है। शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करूंगा। मैं चाहता हूँ इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, मुझे भी दर्शकों को भी, ताकि इसके बारे में कुछ और जानकारी निकल के सामने आ सके और सवाल भी। देखिए, टॉपिक तो आज का बहुत बढ़िया है, लेकिन ये बताना आवश्यक है कि कब कब और किन किन परिस्थितियों में डिस्चार्ज, वैलिड डिस्चार्ज माननीय अदालत से हो सकता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मुकदमा बहुत ही आनन फानन में पुलिस के द्वारा बनाया जाता है, कई बार प्रेशर से बनाया जाता है। तो वो जो पर्टिकुलर्स हैं जिनको उनको प्रूव करना है, जिनको वो साथ लेके चल रहे हैं, एलिगेशन को साथ लेके चल रहे हैं, वो इतने अप्रोप्रिएटली मेड आउट नहीं होते जितने कि मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक हों। जैसे मैं अभी का एग्जांपल दूंगा। अक्टूबर 2018 का एक जजमेंट है माननीय उच्चतम न्यायालय का, डिवीजन बेंच का। उसमें एक SLP आई है आसाम हाई कोर्ट से। उसमें इशू थोड़ा सा इस प्रकार है कि वहाँ पे एंटी करप्शन ब्रांच ने एक मुकदमा दर्ज किया एक पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जी। तो देखिए, माननीय अदालत ने अभियुक्त को केवल इस बिना पर ही डिस्चार्ज कर दिया कि इसके लिए प्रॉपर सैंक्शन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से नहीं ली गई थी। कहने का मतलब ये, असम के राज्यपाल से परमिशन लेनी आवश्यक थी, लेकिन वो परमिशन जो है वहाँ के कंसर्न जो सेक्रेटरी थे, IS थे, उनसे ली गई थी। तो माननीय अदालत ने ये निष्कर्ष उसमें डिस्चार्ज ऑर्डर में लिखाया कि देखिए, क्योंकि प्रॉपर सैंक्शन नहीं था, मतलब मुकदमा चलाने की अनुमति एक कॉम्पिटेंट अधिकारी से, अफसर से, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से नहीं आई थी, लिहाजा इस टेक्निकल ग्राउंड पे हम मुकदमा आगे नहीं चला सकते। और वो मुकदमा सरकार गई वहां पे उच्च न्यायालय में, उन्होंने भी कंफर्म किया। फिर बाद में सरकार उच्चतम न्यायालय में आई, उन्होंने कहा देखिए आप ठीक है, हमने मान लिया उस समय पे हमें को सैंक्शन प्रॉपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से नहीं थी, लेकिन उसके बाद में राज्यपाल साहब ने परमिशन दे दी है मुकदमा चलाने के लिए। तो इसमें क्या आपत्ति है? तो माननीय अदालत ने कहा देखिए, इसमें दो प्रोविजन का व्याख्या करी गई थी डिवीजन बेंच ने। एक तो हमें संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 20 में कि किसी भी आदमी को सेम ऑफेंस के लिए एक से अधिक बार सेम फैक्ट्स पे ट्रायल नहीं कर सकते, सजा नहीं दे सकते आप। ये मुकदमा चलाने के बाद या तो कन्विक्शन होगा या तो उसका एक्विटल होगा। दूसरा, सेक्शन 300 CRPC का मैं कोट करूंगा, उन्होंने ये कहा देखिए, यदि बाद में सैंक्शन आपको मिल जाती है तो इसको ये डबल जेपार्डी में नहीं आएगा। डबल जेपार्डी का मतलब ये होता है, मैंने जैसे बताया, एक आदमी को सेम चार्ज पे, सेम फैक्ट्स पे एक से अधिक बार कन्विक्ट नहीं कर सकते आप। अच्छा। ये संवैधानिक रिक्वायरमेंट है। तो डिस्चार्ज का मतलब ये है, जब माननीय न्यायालय को ये लगता है
कि इस पर जो चार्जेस लगाए हैं, या देखिए दो चीज होती हैं, मुकदमा बनाने के बाद में इन्वेस्टिगेशन होता है और रिजल्ट होता है चार्जशीट फाइल करने में। यदि माननीय न्यायालय को लगता है कि जांच इम्प्रॉपर तरीके से की गई है पुलिस के द्वारा या कंसर्न अथॉरिटी के द्वारा, तो ये कोर्ट का ये विशेषाधिकार है, उनका प्रिविलेज है, उनका प्रेरोगेटिव है कि वो पुलिस के द्वारा की गई चार्जशीट को फाइल रिसीव कर सकते हैं कोर्ट में, कॉग्निजेंस ले सकते हैं और कॉग्निजेंस नहीं भी ले सकते हैं। यदि उनको लगता है कि जांच या इन्वेस्टिगेशन गलत तरीके से की गई है तो चार्ज फ्रेम नहीं होंगे, वहीं पर अभियुक्त को या अक्यूज को डिस्चार्ज किया जाएगा। लेकिन जी, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आदमी के खिलाफ प्रॉपर चार्ज बनने पर या प्रॉपर जांच होने पर वो फर्दर चार्जशीट फाइल कर सकते हैं, जिसको सप्लीमेंट्री चार्जशीट बोलते हैं, और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। डिस्चार्ज का मतलब कतई एक्विटल नहीं होता। ठीक है, कुमार संभव जी आपके पास आता हूँ, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप आज के विषय पर? हाँ जी, आज के विषय में ये कहना है कि ये कोई भी अभियुक्त पहले आरोपी नहीं होता, आरोप साबित होने के बाद वो आरोपी होता है, अभियुक्त होता है कोई भी आरोप साबित होने से पहले। तो आरोपी को कभी किसी आरोपी और अभियुक्त में हमें डिफरेंस करना होता है। हाँ। अभियुक्त को कभी भी चार्जेस के स्टेज पे या उससे पहले उसको छूटने के पूरे चांसेस होते हैं। जैसा कि भाई साहब ने पहले बताया, जैसे कि इन्होंने बताया कि पहले जैसे एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर के बाद आपका आईओ ने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन में अगर उसे कोई सबूत नहीं मिलता है अभियुक्त के खिलाफ, तब उसके खिलाफ भी वहां से ही उसको आरोप मुक्त किया जा सकता है और चार्जशीट फाइल की जा सकती है। कभी कभी किसी मुकदमे में केवल एक ही आरोपी है या अभियुक्त है, तो उसको जो है चार्जशीट फाइल करने से पहले अगर कोई सबूत उसके खिलाफ नहीं मिलता है तो चार्जशीट चार्जेस फ्रेम नहीं हो पाने की कंडीशन में उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं फाइल होगी, जबकि फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी। फाइनल रिपोर्ट जब कोर्ट में जाएगी और कोर्ट को ये लगता है कि नहीं कोई सब्सटेंशियल एविडेंस है जो इसको लुकआउट नहीं किया गया है आईओ के द्वारा, तो उसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकती है या खुद ही एक कंप्लेंट दर्ज कर सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मुकदमे में 4-5 अपराधी हैं, लेकिन उसमें से कुल में से कोई एक अपराधी या 2 अपराधी के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो साबित नहीं हो पाते हैं चार्जशीट से, तो उनको चार्जेस के स्टेज पे जब चार्ज फ्रेमिंग होती है उस स्टेज पे उनको जो है वहां से रिलीज किया जा सकता है। कोर्ट चाहे तो वो देख सकती है कि इनके खिलाफ कोई चार्जेस मीट आउट नहीं हो रहे, सेक्शन जो इनके खिलाफ लगाए गए हैं वो सेक्शंस आईपीसी की धाराओं से मीट आउट नहीं हो रहे, जो ऑफेंस है नहीं मीट आउट हो रहे, तो उनको वहां से डिस्चार्ज वहां उस स्टेज से किया जा सकता है। या अभियुक्त को वहां डिस्चार्ज किया गया, लेकिन आगे जाके अगर ट्रायल के एडवांस स्टेज में आगे जाके कहीं पे अगर कुछ कोई एविडेंस निकल के आता है कि इनके खिलाफ कोई सबूत बाकी के बयानों से क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद अगर किसी स्टेज पे ऐसा लगता है कोर्ट को, तो कोर्ट फिर से उनको समन कर सकती है। मैं फिर से आपके पास आऊंगा, ऊपर ट्रायल वो इनिशिएट किया। ठीक है, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। एक दर्शक हमारे साथ जय प्रकाश जी भागलपुर बिहार से जुड़ चुके हैं। जय प्रकाश जी बताएं क्या मदद आपकी कर सकते हैं? हाँ सर। हाँ सर, मेरी विधुरता के पश्चात एक ऐसी महिला से मेरी शादी करवा दी गई जो पहले से शादीशुदा एवं 2 बच्चों की मां निकली। अच्छा। वर्तमान में वह एक परिवार 498 का केस कर दी है। शादी 2013 में हुई थी, लेकिन 2015 में उसके पति की मृत्यु हो गई। अभी उस दूसरी महिला से एक लड़की है। मेरा कहना है कि उस महिला के द्वारा किए गए केस के बचाव के लिए मुझे किस तरह का डिफेंस लेना चाहिए, वह केस झूठा हो एवं शादी मान्य नहीं हो। मामला परिवाद में 200 के तहत है एवं आरोप पूर्व साक्ष्य के लिए चल रहा है। ठीक है, जान लेते हैं जयप्रकाश जी। किस प्रकार का मुकदमा आपके खिलाफ उन्होंने डाला है? किस प्रकार का मुकदमा डाला गया है आपके खिलाफ जयप्रकाश जी? जी सर। किस प्रकार का मुकदमा आपके खिलाफ डाला गया है? 498। ठीक है। हाँ 498। देखिए, आप जो जिस चीज से आहत हैं वो ये कि आपको आपकी पत्नी ने बताया नहीं कि वो पहले से मैरिड है। देखिए, इसमें 2 चीज हैं। एक तो ये कि आप इस ग्राउंड पे कि आपको बताया नहीं गया, दिस इज कंसीलमेंट ऑफ मैटेरियल फैक्ट, आपसे अहम तथ्य छिपाए हैं उन्होंने इस ग्राउंड पे, और मेंटल क्रूअल्टी के आधार पे आप तलाक का मुकदमा उन पे डाल सकते हैं। दूसरा, आपने कहा कि 498 की शिकायत उन्होंने डाली है।
तो पहले तो वो महिला सेल में गया होगा, वहां जो कंसर्न थाने के होंगे, वहां पे आप लिखित में, ओरली नहीं, लिखित में ये उनको दें, आप पूरे उनका वाकया बताएं कि भाई इस महिला ने मेरे से ऐसा फ्रॉड किया है और मुझसे बिना बताए कि पहले से शादीशुदा है, शादी की है, इस लिहाज से ये 498 का मुकदमा नहीं बनता। यदि फिर भी पुलिस आपकी नहीं सुनती है, आप उनके उच्चाधिकारियों को लिखें ये पूरी कहानी, और फिर भी नहीं होता है तो माननीय न्यायालय में आप जाएंगे तो 498 में अपना डिफेंस रखेंगे कि ये परिस्थितियां हैं, वो आपको वर्कआउट करेंगी। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है, हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त राजस्थान से जुड़े हुए हैं, जैन साहब। जैन साहब बताइए, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? चलिए, ऐसा था जी, मैं किसी के यहाँ काम करता था, वहाँ सड़क पे कोई गड्ढा वड्ढा खोदा गया और हमारे को कहा, मैं उसके यहाँ काम करता था लाइसेंस ऑफिसर का, तो हमसे कहा कि जाइए आप जरा थाने में जाकर के वहाँ दस्तखत कर दीजिए और ये कल सुबह चालान पेश होगा तो अपन पैसे जमा करा देंगे, अब कुछ नहीं है। हाँ। हम चले गए, अब वहाँ जाकर के दूसरे दिन जब कोर्ट में गए तो वो चालान पेश किया गया, पुलिस ने FIR लगाई, हमें मुजरिम कहा कि साहब आप मुजरिम हैं। मैं हमारा कसूर तो बताइए, क्या मैं गड्ढा खोदने वाला हूँ, क्या मैं पानी का कनेक्शन देने वाला हूँ? ना ये मैं बेनिफिशियरी हूँ, ना वो मेरी जमीन है, ना कुछ है, मैं तो यहाँ इनके नौकरी करता था। वो आज केस 12 साल से चल रहा है साहब, और अब तक केवल तारीख के ऊपर तारीख होती है और कोई नहीं, मतलब आप किसी के यहाँ, जैन साहब आप किसी के यहाँ काम करते थे और कोई केस वहां पर हुआ था गड्ढा खोदने का, जहां तक आप निकल के सामने आ पा रहा है, और आप वहां पर गए थे, आपके खिलाफ केस हुआ, आप ऐसा कुछ कह रहे हैं? कुछ सवाल थोड़ा स्पष्ट अगर आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ? सवाल थोड़ा सा स्पष्ट होगा तो और आपको अच्छे से जवाब मिल पाएगा। वो मेरा जो, मैं जिसके यहाँ काम कर रहा था उसने पानी का कनेक्शन लेने के लिए सड़क फोड़ करके सरकारी पाइपलाइन में बिना इजाजत के कनेक्शन लेना चाहा था। अब मैं खड़ा होकर के सिर्फ हम लोग देख रहे थे, तो हमारे जो सेठ ने हमसे कहा कि आप वहाँ जाइए और उनको सिर्फ थाने में जाकर दस्तखत कर दीजिएगा और उसके बाद के अंदर एक कल सुबह चालान पेश होगा और चालान का जुर्माना जमा करा दिया जाएगा हमारी तरफ से। और फिर ना तो आज तक वो हमारा जो वकील है वो भी उसी के द्वारा रखा गया है, ना हमें कोई और। ठीक है, कुमार संभव जी। ठीक है, हाँ, कुमार संभव जी क्या जवाब देना चाहेंगे आप? सुझाव कुछ है ना? 12 साल हो गए इसमें। जो पानी का कनेक्शन की इन्होंने बात की कि इलीगल इन्होंने पानी का कनेक्शन पाइप तोड़ के कनेक्शन ले लिया, उससे रिलेटेड है, तो जल निगम में जाके अपनी जो भी इनकी शिकायत है वहां पर रिप्रेजेंटेशन बड़े अधिकारियों को दे कि ऐसा ऐसा है, और उसका जो प्राविधान है, जो उनके ऊपर पेनल्टी लगनी होगी वो पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी लगने के बाद इनको या कनेक्शन देना होगा या काट दिया जाएगा, या कनेक्शन का एक प्रॉपर चार्जेज इनसे लेके विथ पेनल्टी इनको कनेक्शन दे दीजिए। ठीक है, लेकिन 12 साल हो गए शर्मा जी, इसमें यही प्रोविजन है। ठीक है सर, देखिए 12 साल हो गए तो ये सही अथॉरिटी को अप्रोच करें उसके लिए। ठीक है, जो वहाँ पे जैसे कि वो नल की कनेक्शन किसका है, जल निगम का है या किसी और सरकारी विभाग का है, तो उसके जो भी अधिकारी हैं, जो भी है, सूचना के अधिकार के तहत भी वो अपने जानकारी ले सकते हैं। ऐड करना चाहेंगे आप शर्मा जी इसमें? चीजें इसमें क्यों डिले है, आता हूं मैं, फिर से आता हूं। देखिए, मुझे लगता है ये कह रहे हैं कि इनका मुकदमा 12 साल से पेंडिंग है, और मुझे इनकी बात सुनकर ये भी लगा कि जो प्रमाइसेस थी जहां पे ये कुछ कनेक्शन का डिस्प्यूट कह रहे हैं, ये प्रमाइसेस इनकी नहीं, इनके सेठ की है जहां पे काम करते थे। दो चीज देखिए, आपके लिए रेमेडी क्या है? 12 साल से चल रहा है, उतना नहीं चलना चाहिए था। देखिए, आप माननीय न्यायालय में, मैं आपसे कह रहा हूँ, सुन लें, माननीय न्यायालय में आप जाएं। अब स्टेज आपने नहीं बताया कि आपके मुकदमे की स्टेज क्या चल रही है, लेकिन देखिए 319 की एक एप्लीकेशन होती है CRPC में, उसमें यह होता है कि यदि पुलिस ने किसी को अभियुक्त नहीं बनाया और आपको लगता है कि उसने वो ऑफेंस किया है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी ना तो आपकी प्रॉपर्टी है ना आपके नाम से होगी जैसा आप बता पा रहे हैं, तो लिहाजा आप उसमें ये लिखें कि उसको भी पार्टी बनाया जाए 319 में CRPC में। आप अपने काउंसिल के थ्रू, वकील के थ्रू आप एप्लीकेशन लगाएं और ये कहें कि मैं तो भाई वहां पे एम्प्लॉय था, आप मेरा, जब मेरी मुकदमे में मेरी गवाही की स्टेज आएगी तो मैं गवाही दूंगा इस प्रकार की, तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, एक बात। दूसरा, वो प्रॉपर्टी जिसकी थी उसके नाम से उसको भी मुकदमे पार्टी होना चाहिए, उसका वर्जन भी आना चाहिए। तो आप 319 की एप्लीकेशन लगा करके और अपना वो बयान करवाएं कोर्ट में, माननीय न्यायालय में, फिर आपको मुझे लगता है कि मुक्ति मिलनी चाहिए।
बिल्कुल। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। एक बार फिर अपने दर्शकों से बोल देते हैं कि यहाँ जो टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर हैं उन नंबर्स पर आप कॉल करके अपने जो भी कानूनी सवाल हैं यहाँ पर रख सकते हैं। बिना सबूतों के आरोपी छूटने के प्रावधान पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। शर्मा जी, इससे पहले भी आपने काफ़ी कुछ इसमें जानकारी दी, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा मेरे को एक सवाल जो निकल के सामने आ रहा है कि बिना सबूतों के आरोपी छूटने का प्रावधान, पुलिस किसी को गिरफ्तार या फिर तभी करेगी जब कुछ ना कुछ सबूत उसके पास निकल के सामने आते हैं, तब वो गिरफ्तार करती है। लेकिन उसके बाद, गिरफ्तारी के बाद भी अगर सबूत नहीं मिलते हैं और फिर उसको छोड़ा जाता है, तो वो इतना लंबा वक्त जो उसका पुलिस की गिरफ्त में गया, उसका क्या? देखिए, आपके दो प्रश्न हैं। पहला तो ये कि पुलिस जब किसी पर मुकदमा कायम करती है या मुकदमा दर्ज करती है तो क्या सबूत होना आवश्यक है? पहले तो मैं बहुत ही बेसिक चीज़ बता दूं, पुलिस हमेशा एलिगेशन के आधार पर मुकदमा दर्ज करती है और अरेस्ट भी कर सकती है। मुकदमा दर्ज करने के लिए सबूत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आपके खिलाफ शिकायत जाएगी या आप किसी के खिलाफ करेंगे तो शिकायत में यदि संज्ञेय अपराध होने का ऐसा पाया जाता है कि ये हुए हैं तो वो मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब देखिए, अब आते हैं दूसरे पहलू पे। अब तो एफआईआर होगी, अब क्या है? इन्वेस्टिगेशन किस लिए होती है? इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ सबूतों को इकट्ठा करने के लिए होती है। जो कंसर्न जांच अधिकारी होता है या आयु जिसको कह देते हैं, उसका काम यह है कि जो धाराओं में उसने मुकदमा दर्ज किया है उन धाराओं को वो प्रूव कैसे करेगा कोर्ट में, उसके लिए बेहतर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो जो उसने प्रोसिक्यूशन वर्जन उसका है या जो स्टोरी उसने बनाई है उसको, देखिए, चार्जेस में उसकी कहानी ऐसे फिट होनी चाहिए। जो धाराएं कानून में लिखी हुई हैं और जो चार्ज वो लगा रहा है और जो उसने प्रोसिक्यूशन स्टोरी बनाई है, ऐसे फिट होना चाहिए। यदि फिट नहीं होगी तब वो मुकदमा आगे चल नहीं पाएगा। इसीलिए ये एक कारण भी है कि इसलिए लोग ज्यादातर बरी हो जाते हैं, क्योंकि जांच प्रॉपर नहीं होती। एलिगेशन तो आपने लगा दिए, लेकिन आप जांच कुछ खास कर नहीं पाए। सर, एक दर्शक को और ले लेते, वो बात आपकी कंप्लीट में करूंगा। नामिका बिहार से हमारे साथ मौजूद है। नामिका जी, बताएं अपना सवाल क्या है, मदद करें आपकी। चलिए, लगता संपर्क उनका टूट चुका। मैं चाहता हूँ आप अपनी बात कंप्लीट करें। अब आपने कहा कि बिना सबूतों के मुकदमा चल रहा, बरी हो गए। देखिए, माननीय न्यायालय के सामने दो पक्ष होते हैं। एक वो पक्ष जिसने मुकदमा किया है और दूसरा पक्ष वो जिसके खिलाफ मुकदमा हुआ है। ऐसा नहीं है कि माननीय न्यायालय प्रोसिक्यूशन से ज्यादा प्रभावित होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पर फेयर, एवरीथिंग इज फेयर। तो देखिए, पुलिस अपना पक्ष रखेगी कि हमने मुकदमा बनाया, ऐसे तो इनको सजा दी जाए। दूसरा पक्ष जो अभियुक्त तो पक्ष का होता है, उसके कुछ संवैधानिक अधिकार भी होते हैं कि इन्होंने जो मुकदमा लगाया है क्या वो सब्सटेंशिएट कोर्ट में कर पा रहे हैं सबूतों के आधार पर, गवाहों के आधार पर। और यदि वहां पे आई विटनेस मौजूद हैं, यदि वहां पे प्रत्यक्षदर्शी मौजूद है, उनके आधार पे ये तो होगी कहानी। अब माननीय न्यायालय का ये प्रेरोगेटिव है, उनको ये विशेषाधिकार दिया गया है या डिस्कशन कह सकते हैं उसको। यदि उनको लगता है कि पुलिस की कहानी झूठी है, पुलिस की कहानी में दम नहीं है, तो वो मुकदमा आगे नहीं चलेगा। यदि आपके फेवर का कोई गवाही आ जाती है तो आपको डिस्चार्ज करने में माननीय न्यायालय देर नहीं करता। ठीक है, राम हमारे साथ राजस्थान से एक और दर्शक मौजूद हैं। कहिए राम साहब, क्या आपकी मदद करें? सर, मैं जो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 है ना, उसकी 30 धारा के बारे में जानना चाहता हूँ। राम साहब, एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दीजिए। सर, जो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 है उसकी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। मैं चाहता हूं आप आराम से अपनी बात रखें। क्या कहना चाहते हैं? सर, जो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम है ना 1956, उसकी धारा 30 के बारे में जानना था। उत्तराधिकारी से जुड़ा कुछ आप पूछना चाह रहे हैं शायद। उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 उसकी धारा 30 के बारे में। आपकी आवाज़ यहाँ पर स्पष्ट साफ नहीं आ पा रही। हम चाहेंगे आप हमें दोबारा कॉल करें या फिर जो हमारा ईमेल आईडी है, जो पता है, वहाँ पर आप अपनी लिखित में समस्या भेज दीजिए। तो हमारी टीम जो यहाँ पर है वो आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश भी यहाँ पर करेगी। कुमार संभव जी, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहता हूँ और काफ़ी ब्रीफ, काफ़ी डिटेल में जाकर जानकारी यहाँ पर शर्मा जी ने दी है। लेकिन अगर गलत इंटेंशन के साथ किसी को गिरफ्तार किया जाता है, जैसे कि आपने बताया कि मजिस्ट्रेट अगर देखते हैं कि पुलिस वालों ने गलत नीयत के साथ किसी पर ये किया, तो क्या बाद में उन पर भी कार्रवाई होने का कुछ प्रावधान है? जी कुमार संभव जी। किसी के खिलाफ किसी के भी खिलाफ कोई भी गलत मुकदमा अगर दायर होता है और ये साबित हो जाता है कि गलत इंटेंशन से पुलिस वालों ने
ये मुकदमा दायर किया है तो उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई या कोर्ट के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन ये स्पष्ट होना चाहिए कि जो किया गया है वो निजी कारणों से, पुलिस वालों ने अपने निजी कारणों से इनके खिलाफ ये मुकदमा गलत मुकदमे में फंसाकर इनको परेशान करने की कोशिश की है। इसके लिए उनके ऊपर पूर्ण रूप से पूरी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, अनामिका हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं बिहार से, पहले इनसे बात नहीं हो पाई थी मेरी। अनामिका जी बताइए क्या मदद करें आपकी? सर हम कुछ जानकारी लेनी चाहते हैं। जो मेरा 2 साल से मेंटेनेंस का केस चल रहा है। मेंटेनेंस का? हाँ हाँ। और मेरे हस्बैंड पहले तो आते नहीं थे, इधर आए तो वो साथ इनकार कर रहे हैं पैसा देने से, और उनका बिहेव इतना खराब है जो बहुत बुरा है, जो हम साथ रह नहीं सकते। अच्छा। वो बस बोल रहे हैं नहीं हम पैसा नहीं देंगे, हम साथ रखेंगे। हम उसमें सक्षम नहीं है उनका और उनके परिवार का, इतना मेरे साथ प्रसारित किया जाता है। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं इसमें? सर हम चाह रहे हैं जो मेरा मेंटेनेंस की ये हो नहीं पा रही है। मेरा एक 14 साल का बेटा भी है। अच्छा ठीक है, पढ़ाई लिखाई बहुत सारी परेशानियों का सामना करना। ठीक है। मेंटेनेंस का केस 2 साल से चल रहा है, वो आते भी नहीं है और बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। देखिए मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आप अभी अपने पति के साथ रह रही हैं? अनामिका जी? सर हम लोग हम लमसम 11 साल से ही 6-7 साल से ही अलग हैं? बहुत, हाँ बहुत एकदम। नहीं अपने मायके में रहती हैं क्या ससुराल में उनके पास है? मायके। ठीक है ठीक है। देखिए मेंटेनेंस का केस आप कह रही चल रहा है, लेकिन मेंटेनेंस के कई सारे केस होती हैं। जिसमें आपका चल रहा है उसमें आप अपना पक्ष रखेंगे कि उनकी जो आपने मेंटेनेंस की इंटरिम एप्लीकेशन लगाई होगी, जब फाइनल सुनवाई से पहले एक एप्लीकेशन और लगती है पिटीशन के साथ में, यदि वो आपने लगाई है तो उस पर अपने काउंसिल को बोलें, वकील साहब को बोलें कि उस पर बहस करें, माननीय अदालत से निवेदन करें कि हमारी इस एप्लीकेशन पे सुनवाई करके हमें खर्चा दिलाया जाए। और मेंटेनेंस के तो यदि आप हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट में आप जा सकते हैं, सेक्शन 125 CRPC है। यदि आप 125 CRPC में नहीं गए हैं तो आपको तत्काल जाना चाहिए। 125 CRPC में मेंटेनेंस बहुत जल्दी उसमें फिक्स हो जाता है। तो आपके लिए रेमेडी ये है कि आप एक तो 125 में जाएं, यदि नहीं गई हैं तो वहाँ पर उतना समय नहीं लगता। दूसरा ये है, अब ये आपके ऊपर है, आप साथ रहना चाहते हैं कि नहीं। यदि आप साथ रहना चाहते हैं तो सेक्शन 9 की पिटीशन लगाएं। साथ नहीं रहना चाहते हैं तो आप भी तलाक का मुकदमा फाइल कर सकते हैं उनके साथ। ठीक है, यानी 132 के तहत अगर आप अपनी बात आगे बढ़ाएंगे तो जल्द से जल्द आपकी समस्या का यहाँ पर समाधान होगा। शुक्रिया अनामिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर शर्मा जी और कुमार समभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े लोगों की समस्या का समाधान किया। तो लीगल हेल्पलाइन में अभी के लिए इतना ही, बने रहे PN के साथ। नमस्कार।